आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 75% हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में टेस्टिंग और कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने पर दिया बल। कोविड महामारी के बीच फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने को कहा। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषित जल जनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने औषधियों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तुलना में लगभग 16 लाख अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मरीजों के 23.24% रह गई है। कोविड मृत्यु दर भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में घटकर 1.86% पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड प्रभावित लोगों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी दिन में 2 बार बैठक करें और इस दौरान सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक बैठक की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में टेस्टिंग तथा कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए अग्रिम रणनीति तैयार करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर जनपद में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए यहां विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन न किए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेज में पहुंच गए हैं। 139 इसके अलावा भी हैं जो अलग अलग स्तर पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए हैं उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उसमें से भी 3 जो है वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक पहुंच गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और हमें सफलता भी इसमें मिलेगी। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की कल घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी।
हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान है। फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं। कमजोर वर्ग को लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना आवश्यक है। सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण कार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। रेलवे ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं में हुई प्रगति और योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को दिए जा रहे काम के अवसरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में 165 रेलवे ढांचागत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि 12,276 श्रमिक इस अभियान से जुड़े हैं। कोविड-19 से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गृहनगर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से रोजगार सहित ग्रामीण लोक निर्माण अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषित जल जनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और इन क्षेत्रों में रोगों के उपचार के लिए समुचित औषधियों का पर्याप्त स्टॉक रखने से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए लगाई गई नौकाएं पूर्णतया सुरक्षित हों और राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा वहां सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। श्री गोयल ने प्रदेश की बाढ़ स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य में सभी तटबंध सुरक्षित हैं और तटों की लगातार निगरानी की जा रही है। बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें तथा पीएसी की 7 टीमें तैनात की गईं। वहीं 1,000 से अधिक नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के प्लाज्मा थेरेपी उपचार को बढ़ावा देने के लिए कल बस्ती मंडल में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य शिक्षण संस्थान भी जुड़े। इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के डॉक्टर त्रिलोकीनाथ मिश्रा, सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव जैन समेत कई डॉक्टर और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। वेबिनार की अध्यक्षता सांसद जगदम्बिका पाल ने की। उन्होंने कहा कि इस वेबिनार का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ हुए व्यक्तियों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ लोगों को इस प्रकार के उपचार के लिए जागरूक करना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 75% हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में टेस्टिंग और कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने पर दिया बल। कोविड महामारी के बीच फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने को कहा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषित जल जनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने औषधियों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।